हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 14 और इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आपको 6th क्लास में एक गेम जरूर से खेलने के लिए दिया होगा, उस गेम में हमें ये जानना है कि हमारा हैंड कितना स्टडी है। और इसको जानने के लिए आपको एक सामने जो डायग्राम दिया गया है उसमें से एक सर्किट जो है वो बनाने के लिए दिया गया होगा। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके बारे में आपको 6th में बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने इसको ट्राई किया, इससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। पहेली और बूझो जो है, उन्होंने अपने कजिन जो कि दूसरे टाउन में रहता है उससे इसके बारे में बताया और इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने डायग्राम का सहारा लिया और इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी उन्होंने बताया, जो कि आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार के एक सर्किट के पूरा होने पे ये बल्ब जो है वो जलता है। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके सिंबल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें अलग अलग प्रकार के जो सिंबल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। चलिए इनको समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल जो है उसका जो सिंबल है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से होता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। और अगर स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो वो इस तरह से बताया जाता है। और इसी के साथ में अगर स्विच ऑफ पोजीशन में होगा तो वो इस तरह से बताया जाएगा। बैटरी का जो सिंबल होता है वो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वो बैटरी का सिंबल है। और वायर के सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो वायर का सिंबल ये होता है। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो अलग अलग सिंबल्स हैं वो हमने यहाँ पे आपके सामने पढ़ लिए हैं। आपने स्विच को ऑन और ऑफ पोजीशन से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो यहाँ समझ लिया है। और जो वायर्स यूज किए जाते हैं सर्किट में अलग अलग प्रकार के, उनको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है वो भी आपने समझ लिया है। और बैटरी का सिंबल भी आप लोगों ने समझ लिया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? क्या आप खुद भी एक बैटरी का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, हम लोग एक बैटरी का निर्माण कर सकते हैं जहां पे दो या दो से अधिक सेल्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको कनेक्ट करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को हमें मैच नहीं करना है। हमें नेगेटिव का पॉजिटिव से और पॉजिटिव का नेगेटिव से मैच करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का एक सर्किट बनाया जाता है और उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उन दोनों का एक सर्किट बनाया जाता है। बहुत सारी डिवाइसेज जैसे कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल, उन सब में बैटरीज काम में लेते हैं। लेकिन सभी में इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो इसी तरीके से काम में नहीं लिए जाते हैं। कई बार इलेक्ट्रिक सेल्स जो है वो एक दूसरे के साइड में भी रखे जाते हैं। अगर वो साइड में रखे जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है ये भी हमें बहुत ही सावधानी से समझना होगा। ऐसी स्थिति में एक वायर या मेटल स्ट्रिप जो है वो काम में ली जाती है और वो इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स को कनेक्ट करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बैटरी है, ये सेल है, इसका पॉजिटिव और दूसरी का जो नेगेटिव है वो यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगले की हम लोग बात करें तो इसका पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है उन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनाने पर ही एक बैटरी जो है वो ढंग से काम करती है। और आप लोग एक सेल होल्डर भी काम में ले सकते हैं जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्स हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। इस सेल होल्डर में हम लोग वुडन ब्लॉक, आयरन स्ट्रिप्स और रबर बैंड की सहायता लेते हैं। रबर बैंड थोड़ा टाइट हमें लेना होगा ताकि वो इसको ढंग से पकड़ सके। अब आप लोग सेल होल्डर्स मार्केट से लेके आते हैं और खुद की अपनी बैटरी बना सकते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सेल्स जो हैं काम में ले सकते हैं। सेल्स को उनके अंदर प्रॉपरली रख देंगे और उनके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स है उनको कनेक्ट कर देंगे जिस तरह से आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और आपकी बैटरी जो है वो यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इस सर्किट के अंदर की या स्विच जो है वो कहीं भी रखा जा सकता है। स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का जो सर्किट होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा।
इसीलिए ऑन होने पर लाइट जलेगी या कोई रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब स्विच ऑफ मोड में होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है वो आपस में टच नहीं होंगे, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसी कारण से कोई भी रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देगा और इसीलिए उसे ऑफ मोड कहा जाता है। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। 14.7 में आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई जा रहा है। इस तरह का सर्किट आपने 6 क्लास में काम में लिया होगा और इस सर्किट में आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब ये सर्किट ऑन होगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, अगर ये सर्किट ऑफ रहेगा तब ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इस सर्किट को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं और इसका डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। और अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये लगभग जो होगा इस तरह से बनेगा, जहां पे आप ये देख सकते हैं बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका ऑन ऑफ का वो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो है वो टच हो जाएंगे। और जब ये ऑफ होगा, इसका मतलब जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इस तरह से दिखाई देगा। और अगर इस अवस्था में ये सर्किट होता है तो इसका मतलब ये ऑफ है और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ देख सकते हैं कि सर्किट कंप्लीट है, ऑन कंडीशन में है तो बल्ब ग्लो कर रहा है और नीचे हम लोग देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि सर्किट जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब के अंदर एक छोटा सा वायर होता है जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं और वो जलता है जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है तो उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर बल्ब का फिलामेंट ब्रेक हो जाता है तो उसका सर्किट क्या कंप्लीट होगा? नहीं, वो कंप्लीट नहीं होगा। बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? जैसा कि आपको बताया गया है, बल्ब को जलाने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और जब बल्ब का फिलामेंट टूट गया तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं तो वो वार्म यानी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल, एक बल्ब, एक स्विच और एक कनेक्टिंग वायर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि 14.9 डायग्राम में आपको बताया गया था उस तरह से हम बनाते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हम लोग एक सेल का प्रयोग करेंगे और स्विच जो है उसे ऑफ पोजीशन में रखेंगे। तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। बल्ब को हम लोग टच करके देखते हैं, बल्ब कैसा है? बल्ब हमें एकदम नॉर्मल टेम्परेचर यानी ठंडा महसूस होगा। अब स्विच को ऑन पोजीशन में रखते हैं और स्विच को थोड़ी देर ऑन पोजीशन पे रखने के बाद में हम लोग इस बल्ब को टच करके देखेंगे और जब हम इसे टच करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि हमारा जो बल्ब है वो काफी वार्म होगा, गर्म होगा। एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में फिर से हम लोग सर्किट बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर लंबा पीस निक्रोम वायर का ले लेंगे और उसे दो नेल्स के बीच में बांध देंगे। ये निक्रोम का वायर आपको कहीं से भी मिल सकता है। इस वायर को हम लोग टच करेंगे। थोड़ी देर बाद में अब इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे या सर्किट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ी से सेकंड के लिए इसको टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा करंट महसूस होगा। फिर इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करने पे आपको कोई करंट महसूस नहीं होगा। ये एक्टिविटी करते समय आपको ध्यान रखना है, इसको ज्यादा देर तक आपको टच नहीं करना है। जिस तरह से जो वायर है इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होने पे और इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे हीट होता है या ये गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो हीटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो भी गर्म होते हैं। आपने इस प्रकार के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारे देखे होंगे और आपने यूज भी किए होंगे। इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। इससे कुकिंग भी होती है और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और इसका जो वायर है उसकी कोयल को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बिजली से कनेक्ट किया जाता है, उनका सर्किट पूरा हो जाता है तो इनके अंदर जो एलिमेंट है वो गर्म होने के बाद में बहुत ज्यादा रेड हो जाता है और ये हीट हमें प्रदान करता है। एक वायर के द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी ये उसके मटेरियल लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड करता है। इसी के कारण से हीटर्स वगैरह में जितने भी एलिमेंट्स काम में लिए जाते हैं, वायर्स काम में लिए जाते हैं, उनकी थिकनेस और लेंथ है उनका विशेष ध्यान रखा जाता है।
इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो वायर्स काम में लिए जाते हैं वो साधारणतः हॉट नहीं होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो वायर काम में लिए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उन्हें आसानी से हम लोग देख सकें। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है उसको आप आसानी से देख सकते हैं, और वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है। और कई बार अगर वायर से बहुत तेज करंट गुजरता है तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो मेल्ट भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। क्या वास्तव में कोई वायर मेल्ट या ब्रेक हो सकता है? चलिए देखते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। इस तरह का फिर से हम लोग सर्किट बनाएंगे। सेल्स को हम लोग यूज करेंगे, उनका पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और निक्रोम वायर जो है वो उनको जोड़ने के लिए हम लोग काम में ले लेंगे। एक स्टील वूल है वो उनसे कनेक्ट कर देंगे। स्टील वूल वो जो हम लोग बर्तन साफ करने के लिए काम में लेते हैं उसमें से आप ले सकते हैं। अब इस सर्किट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, करंट को पास करेंगे, और थोड़ी देर के लिए इस वायर को हम लोग देखेंगे। आप क्या देखते हैं कि ये वायर जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर मेल्ट या ब्रेक भी हो सकता है। कुछ स्पेशल मटेरियल से बनाए हुए वायर हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और बड़ी मात्रा में, हाई मात्रा में करंट उनसे जब पास होता है तो वो ब्रेक भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इसी प्रकार के वायरस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने के लिए काम में आते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इस तरह के फ्यूज जो है वो यूज किए जाते हैं, और सर्किट के बीच में उनको डाला जाता है। और जब भी मैक्सिमम लिमिट करंट की क्रॉस हो जाती है तो ये जो फ्यूज हैं वो उड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, ताकि बड़ी दुर्घटना को होने से रोका जा सके, या हमारे जितने भी कॉस्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनका नुकसान होने से हम लोग बचा सकें। इसीलिए इस फ्यूज का हम लोग अपने घरों में, बिल्डिंग्स में या अन्य जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार के कामों में अलग अलग प्रकार के फ्यूज काम में लिए जाते हैं। बिल्डिंग्स में अलग तरह के फ्यूज काम में लिए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनमें अलग तरह के फ्यूज काम में लिए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ सामने डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो अलग अलग तरह के फ्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट के और भी इफेक्ट्स होते हैं? चलिए देखते हैं। कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेसिव करंट आता है। वो इसलिए आता है कि वायर को डायरेक्ट टच किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायर जो है वो पुराना हो जाता है या खराब हो जाता है, और इंसुलेशन के कारण से इसका खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण से शॉर्ट सर्किट होता है। एक्सेसिव करंट का एक कारण ये भी हो सकता है, एक सिंगल सॉकेट से हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं और एक सर्किट पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। आजकल हम लोग एमसीबीज का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। एमसीबी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। इन्हें फ्यूज की जगह काम में लिया जाता है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट की लिमिट को एक्सीड करता है, एमसीबी अपने आप डाउन हो जाती है और आगे होने वाले नुकसान या खतरे से हमें बचा लेती है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग मैच बॉक्स से एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और उसको इलेक्ट्रिक वायर से लपेट देंगे। उसके अंदर एक कंपास नीडल को रख देंगे। कंपास नीडल किस तरफ पॉइंट कर रही है उसका हमें ध्यान रखना है। उसे सर्किट से कनेक्ट करना है, और उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद में कंपास नीडल जो है उसका मुंह किस तरफ है। क्या कंपास नीडल जो है वो थोड़ी बहुत हिलती है? अब इसे ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के बाद में क्या ये वापस उसी पोजीशन पे आती है। इस एक्टिविटी से हमें यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। हम जानते हैं कि कंपास की जो नीडल है वो एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो यूजुअली नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करता है। जब हम किसी मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे तो नीडल जो है वो थोड़ा सा मूव करने लग जाएगी, और इसी प्रकार की कंपास नीडल हम लोगों ने देखी है। और इसी प्रकार से जब उससे करंट गुजरता है तो भी कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इन दो ऑब्जर्वेशन को क्या आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो किया है वो हमारे साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने किया है। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये पता लगाया कि कंपास नीडल से जब करंट को पास किया जाता है तो इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होता है,
ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इलेक्ट्रिक करंट का यही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन ये फैक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्लेक्सिबल वायर ले लेंगे, उसके साथ में एक आयरन ले लेंगे। वायर जो है वो प्लास्टिक और कपड़े से कवर्ड होना चाहिए। इस वायर को हम लोग टाइटली बांध देंगे नेल पे और उसके जो एंड्स हैं उनको सर्किट से जोड़ देंगे, जैसा कि 14.19 में आपको दिखाया गया है। यहाँ स्विच लगा देंगे, नेल के ऊपर हम लोग कुछ पिंस रख देंगे। अब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे और करंट पास करने के बाद में क्या होगा, क्या ये पिंस जो है वो नेल की टिप से क्लिंग हो जाएगी या और किसी प्रकार का इफेक्ट ये दिखाएंगी। इस एक्टिविटी के अंदर जो कोयल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे तो कोयल जो है अपना मैग्नेटिज्म छोड़ देगी। इस प्रकार के कोयल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, उन्हें बहुत स्ट्रोंग बनाया जा सकता है और उससे बहुत भारी सामान जो है उसे भी उठाया जा सकता है। आपने क्रेन्स को देखा होगा, क्रेन्स में यही तरीका काम में लिया जाता है। क्रेन का जो एक एंड होता है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को जंग से सेपरेट करने के लिए भी काम में लेते हैं। डॉक्टर जो हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को काम में लेते हैं ताकि अगर हमारी आंखों में गलती से कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला जाए उसको निकाल सके। बहुत सारे खिलौनों में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल से तो आप सब लोग परिचित होंगे। ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट है। देखते हैं ये किस प्रकार से काम करती है। आपके सामने जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें इसका सर्किट पूरी तरह से समझाया गया है। इसके अंदर एक वायर की कोयल होती है जो आयरन के पीस के चारों तरफ लपेटी हुई होती है, और कोयल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में काम करती है। आयरन का स्ट्रिप जो है वो एक हैमर से एक तरफ से बंधा हुआ होता है और दूसरी तरफ इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आयरन स्ट्रिप के एक तरफ एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है। जब आयरन स्ट्रिप जो है वो स्क्रू के कॉन्टेक्ट में आती है और जब इससे करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक्टिव हो जाता है और वो आयरन स्ट्रिप को खींचता है, और इसी प्रकार के प्रोसेस में वो बार बार उससे घंटी से टकराती है और बेल की आवाज हमें सुनाई देती है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन स्ट्रिप को पुल करती है तो इसका सर्किट टूट जाता है और वो कोयल जो है वो करंट को फ्लो करना बंद कर देती है और वो रुक जाती है। अब कोयल में इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। अब ये आयरन स्ट्रिप को नहीं अट्रैक्ट करती है। आयरन स्ट्रिप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और वापस उस स्क्रू के कांटेक्ट में आ जाएगी, और इसी प्रकार से इसका सर्किट पूरा होता है। कोयल में करंट जाता है और ये हैमर जो उसमें लगा हुआ होता है वो गोंग को बार बार टकराता है, और ऐसा बार बार होता रहता है। इसी के कारण से ये सर्किट पूरा होता है और घंटी हमें बजती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।